अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन के कोर्स में लेक्चर नंबर 15 है। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेशन का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए थे। अब लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ द डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो डैम्ड ऑसिलेटर होते हैं वो ऐसे ऑसिलेटर होते हैं जिनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमने क्या किया था, हमने उसकी एनर्जी को फाइंड आउट किया था कि एनर्जी ऑफ द डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या होती है। इसी तरीके से फिर वहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेते हुए पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड आउट किया था, और हाफ के वी स्क्वायर की वैल्यू लेते हुए हमने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट किया था, और वहाँ से हमने उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी दोनों को एड अप करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब कि अगर कोई ऑसिलेटर है आपके पास, ऑसिलेटर का आपको पता है कि हमें टू एंड फ्रो मोशन देता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है हमारे पास, कि हमारे पास कोई ऑसिलेटर है, अगर उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगा है तो मैं क्या करूं, फिर से उसे फोर्स प्रोवाइड कर दूं और वो फिर से अपने उसी पहले वाले एम्पलीट्यूड पर चलने लग जाए। अगर फिर से कम होने लगा है तो फिर से मैं उसे फोर्स प्रोवाइड करूं और वो अपने एम्पलीट्यूड गेन कर ले और फिर से वो चलने लग जाए। इसी तरीके से ये फोर्स्ड वाइब्रेशन होती रहेगी। मतलब अगर कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये जैसे हमने डैम्ड ऑसिलेटर में कहा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है हमारे पास, तो अगर वो डिक्रीज़ होने लगा है, मैंने उसको ज़ीरो के बजाय, ज़ीरो पर जाने से पहले ही मैंने उसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर दी है, मैंने उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो ही नहीं होने दिया, तो ऐसे ऑसिलेटर को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑसिलेटर को हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इनकी वाइब्रेशन को हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। के वो वाइब्रेशन जो फोर्स की वजह से होती हैं उन्हें हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, और क्योंकि ये हमें टू एंड फ्रो मोशन देती हैं इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्टेटमेंट से समझ आ गया होगा कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। फोर्स्ड वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स्ड वाइब्रेशन होती क्या है, प्रैक्टिकली हम इसे कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये ऐसी टाइप है इन विच अ फोर्स इज अप्लाइड रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब है कि हमने पहले फोर्स अप्लाई की, फिर उस फोर्स का असर ख़त्म हो गया, फिर हम दोबारा से फोर्स अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसी वाइब्रेशंस को हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। कहाँ पर यूज़ हो रही हैं ये एग्जाम्पल दी हुई है आगे मैंने, स्ट्रिंग एंड द गिटार। अब उसमें क्या होता है, आपके पास जैसे ही आप स्ट्रिंग या गिटार को बजाते हैं तो वहाँ से आपको आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म होने वाली होती है आप दोबारा से उसे वाइब्रेट कर देते हैं, तो फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वो वाइब्रेशन चलती रहती है और हमें आवाज़ मिलती रहती है। बिगिंस वाइब्रेटिंग एंड फोर्सेस द सराउंडिंग। और यहाँ पर क्या होता है कि ये फोर्स करती हैं, सराउंडिंग को भी फोर्स करती हैं। किस तरीके से, एयर पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं इनटू द वाइब्रेशनल मोशन, वो वाइब्रेशनल मोशन में आ जाते हैं। जैसे आपने गिटार को स्टार्ट किया तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आपने बजाया आवाज़ पैदा होगी। आवाज़ से क्या होगा, हमारे पास जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो कर देंगे आपको। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो प्रोसेस है ये सराउंडिंग एयर जो हमारे पास होती है उसके पार्टिकल को भी फोर्स करता है कि वो भी फोर्स्ड वाइब्रेशन में आ जाए। तो अब यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल को कि वी हैव एन ऑसिलेटर। हमारे पास एक ऑसिलेटर है, डैम्ड ऑसिलेटर नहीं कह रहे हम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेकर चलते हैं। एंड दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग। ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये ऑसिलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, के हमने उसे फोर्स प्रोवाइड की है, फिर हम पीछे हट गए हैं, वो खुद ही अब
उस फोर्स के ज़ेर असर जब वो फोर्स चलती रहेगी, फोर्स का असर रहेगा, तब तक वो वाइब्रेट करता रहेगा। बट दिस फोर्स इज नॉट अ सिंगल अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि ये जो फोर्स है ये सिंगल अप्लाइड फोर्स हो। सिंगल अप्लाइड फोर्स का मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है आपके पास, तो मैंने उसे एक्सटेंड किया और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गई। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो इस सिंपल पेंडुलम को मैं ले गई हूँ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो डेफिनेटली मुझे इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, इसको मैं ले गई एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब मैंने इसे छोड़ दिया, अब फोर्स भी मैंने नहीं लगाई, फोर्स ख़त्म हो गई। अब हम मेरे पास यहाँ पर हमने एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के लिए तो मैंने फोर्स को यूज़ किया, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने खुद वाइब्रेशन स्टार्ट की, हमने उसे फोर्स प्रोवाइड नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही एक्सटर्नल फोर्स ही थी जो मैंने प्रोवाइड की। यहाँ पर हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 3 फोर्सेस अफेक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्स है ये? रिस्टोरिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है हमारे पास। अब हम इन तीनों फोर्सेस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का हमें पता है Fr = -kx होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमने बहुत सारे कैलकुलेशन में पढ़ा हुआ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है F = -γ/dx/dt के इक्वल होती है। अप्लाइड फोर्स जो यहाँ पर है वो मैं खुद ही से sin ωt ले रही हूँ, इमेजिनरी पार्ट है ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है हम इसे cos ωt भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास सिंपल होनी चाहिए इसलिए हमने sin ωt लिया है जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स हो गई। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि 3 फोर्सेस हमारे पास जो हमने सिस्टम कंसीडर किया है उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस है वो? रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स। अब डेफिनेटली मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो टोटल फोर्स होगी वो इन तीनों का सम होगी हमारे पास। मतलब टोटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स को एडअप करना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगी कि अगर मुझे टोटल फोर्स को फाइंड आउट करना है तो मैं इन सारी फोर्सेस को एडअप कर देती हूँ। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होगी बच्चों वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम करके फाइंड आउट करेंगे। किसका सम करके फाइंड आउट करेंगे? हम सारी फोर्सेस का सम करके फाइंड आउट करेंगे जो हमारे सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं। तो ये मैंने इक्वेशन 4 में लिखी हुई हैं कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है हमारे पास और अप्लाइड फोर्स आ रही है हमारे पास। तो मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ को ऊपर लिखा हुआ है। जैसे इक्वेशन 1 में आपको पता चल रहा होगा फ्रिक्शनल रिस्टोरिंग फोर्स है, सॉरी, तो 2 में फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास और अप्लाइड फोर्स इक्वेशन 3 में लिखी हुई है। इन इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैं पुट कर देती हूँ 4 के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे इस टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सारी वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन 4 में पुट करके हम अपनी टोटल जो फोर्स है इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि इक्वेशन जो 4 थी उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। अब ये जो F है हमारे पास यहाँ पर ये वाला F, ये जो F है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma के इक्वल होता है। और a को हमें पता है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी देगा, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर f की वैल्यू इस इक्वेशन 6 के इक्वल है तो मैं इस इक्वेशन 6 को इस 5 में पुट कर देती हूँ। किसकी जगह? इस f की जगह।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और ये जो राइट हैंड साइड थी ये मैंने एज इट इज़ रहने दी है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। जैसे यहाँ पर थी हमारे पास वैसे ही ये इक्वेशन 7 में आई है। इसी इक्वेशन 7 को मैं डिवाइड कर देती हूँ m से, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी डिवाइड कर दिया मैंने m से और राइट हैंड साइड पर भी मैंने डिवाइड कर दिया m से। तो जब हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से m कैंसिल आउट हो जाएगा और जो राइट हैंड साइड होगी हमारे पास वहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस के बाई एम एक्स माइनस गैमा बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या रह गया, जस्ट ये m जो है कैंसिल आउट होके हमारे पास यही जो इक्वेशन 8 है ये सिंप्लीफाई होके इक्वेशन 9 की फॉर्म में आ जाएगी। जस्ट मैंने क्या किया है, इस m को यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था। बाकी जो फैक्टर है डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस गैमा बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 9 में हमने एज इट इज़ पुट कर दिया है। इसी इक्वेशन 9 को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जिनके साथ नेगेटिव है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स को मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड पर, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर देखें ये मैंने डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर और ये माइनस के बाई एम जो था इंटू एक्स के प्लस के बाई एम एक्स में कन्वर्ट हो गया प्लस गैमा बाई एम आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। इस फैक्टर को हमने कुछ भी नहीं किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया है। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इक्वेशन 10 तो लेंथी होती जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम अप्रॉक्सीमेशन पुट कर देते हैं, कुछ वैल्यूज़ को हम कुछ फैक्टर्स के इक्वल ले लेते हैं ताकि हमारे पास यही जो इक्वेशन 10 है ये सिंप्लीफाई हो जाए और शॉर्ट फॉर्म में हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कि इक्वेशन 10 में हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, जैसे गैमा बाय एम। यहाँ पर इक्वेशन 10 में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास था गैमा बाय एम। ये जो गैमा बाय एम है हमारे पास, इसको मैंने ले लिया है 2 बीटा के इक्वल। और इसी तरीके से ये जो के बाय एम आपको नज़र आ रहा है इसको मैंने ले लिया है ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। मतलब कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन 10 है आपके पास, यहाँ पर गैमा बाय एम है आपके पास, इसको हम पुट करेंगे अब 2 बीटा। और इसी तरीके से ये के बाय एम है हमारे पास, इसे अब हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 11 और 12 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 10 के अंदर, के बाय एम की जगह और गैमा बाय एम की जगह। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब हमने इक्वेशन नंबर 11 को और इक्वेशन नंबर 12 को पुट किया इक्वेशन नंबर 10 के अंदर, तो मेरे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 13 डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर और के बाय एम की जगह मैंने पुट कर दिया ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया इंटू एक्स एज इट इज़ है हमारे पास, और 2 बीटा आ गया हमारे पास, और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आ गया हमारे पास। 2 बीटा हमने किसकी जगह पुट किया, गैमा बाय एम की जगह पुट किया, इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ गई। लेकिन इस इक्वेशन नंबर 13 में अब ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इमेजिनरी फैक्टर है। जो हमने स्टार्ट में ही कहा था कि साइन ओमेगा टी जो है ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी का क्या मतलब है कि हमारे पास जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं तो हम इसे 2 तरीके से लिखते हैं, एक हमारे पास रियल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ जिसके साथ आयोटा होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसे हम लिखते हैं कि वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है इसलिए हम इसे इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 14 जो हमारे पास आई थी इसे हम 13 में पुट कर देते हैं, जो प्रीवियस इक्वेशन थी, जहाँ पर हमारे पास इस फैक्टर में हमारे पास था साइन ओमेगा टी। इस साइन ओमेगा टी की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 आ गई। इसी इक्वेशन में अब हमने इसी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता होनी चाहिए इस एक्स की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए
और इसका सेकंड डेरिवेटिव भी हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है पहले हमें x पता हो। तो x की डेरिवेशन हम अपनी पिछली कैलकुलेशंस में भी कर चुके हैं, पिछले लेक्चर जो हमने लिए हैं उसमें भी हम कर चुके हैं कि x जो हमारे पास होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, एम्पलीट्यूड हम होता है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी आ गया हमारे पास। इसी इक्वेशन 16 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। और इसी तरीके से अगर मैं इसी इक्वेशन 17 का, ये तो हमारे पास आ गया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी इक्वेशन 17 का मैं लूँ अगर सेकंड डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आएगा डी स्क्वायर, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। और आयोटा ओमेगा अगेन आ जाएगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास, एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ये तो -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइड पर ये -1 के इक्वल है। अगर ये हमारे पास -1 के इक्वल है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर माइनस पुट कर देना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ओरिजिनल वैल्यू ही देगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया है और ओरिजिनल एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब ये मैं तीनों वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन 15 में एक्स की जगह पर, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पर और इसके सेकंड डेरिवेटिव की जगह पर पुट कर दूंगी। तो मैंने क्या किया कि इक्वेशन 16, 17 और 20 को मैंने पुट कर दिया किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 15 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 15 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 21। यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है ये देखें, ओमेगा स्क्वायर एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 2 बीटा, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव की, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी वो हमने एज इट इज ही रहने दिया, एफ नॉट बाई एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स नहीं था इसलिए हमने इसको एज इट इज ही रहने दिया है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं की। इसी इक्वेशन 21 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम कि हमारे पास क्या है, इन तीनों फैक्टर्स में देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं हमारे पास, इनमें एक तो मेरे पास एक्स एम कॉमन आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा तीनों में है, और दूसरा ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा तीनों में है हमारे पास। तो अब मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ और जो अंदर मेरे पास आ जाएगी वैल्यू वो ये आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अब यहाँ पर भी ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी है, यहाँ पर भी है हमारे पास, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 22 जो है वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, एक्स एम माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एफ नॉट बाय एम आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की टर्म भी है, ये आप लिख लीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ओमेगा मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर आपके पास ओमेगा भी आएगा तो यहाँ पर आपने ओमेगा लिख लेना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 23 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 23 को ही सिंप्लीफाई किया और वहाँ से एक्स एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बीटा ओमेगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 24। अब इसी क्वेश्चन 24 को हम डिवाइड करेंगे इस फैक्टर के ऊपर अपनी सिंपलेस्ट इक्वेशन लेने के लिए। ये जो फैक्टर मैंने लिखा हुआ है इस फैक्टर के ऊपर हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास आई है 24। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई ये जो फैक्टर था हमारे पास ये वाला, ये पूरा एज इट इज़ आ गया। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस फैक्टर के साथ, तो ये हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया। अब हम इसी इक्वेशन को, ये जो 25 आई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स एम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इक्वेशन नंबर 25 तक अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन नंबर 25 से ही आगे स्टार्ट करेंगे और इसी इक्वेशन 25 को सिंप्लीफाई करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फोर्स्ड वाइब्रेशन का, कि फोर्स वाइब्रेशन होती क्या है, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई और कुछ कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म की। इन्हीं कैलकुलेशंस का ही जो सेकंड पार्ट होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।